नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। आज का टॉपिक है सी पैक अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ही है यहाँ पे कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान में कई सारे मल्टी प्रोजेक्ट एक साथ पैरेलल चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका आरंभिक बजट की बात करें हम लोग तो लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास था और ये बजट बढ़ के अभी 60 बिलियन डॉलर हो चुका है, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं बिहार के बजट के संदर्भ में, तो आप देखेंगे तो 2021-22 में बिहार के कुल जो बजट था लगभग 93 बिलियन डॉलर के आसपास था। कुल मिला के देखेंगे तो चाइना ने अभी तक बिहार के बजट का 60 से 70% अधिक जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में कर दिया है। अब पाकिस्तान में हो रहा है, चाइना के द्वारा किया जा रहा है, तो यह इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत एक ज्वलंत टॉपिक बन जाता है और ऐसे में बीपीएससी मेंस यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो एक अच्छा आंसर राइटिंग एग्जामिनर आप लोगों से उम्मीद करेगा, और एक अच्छा आंसर राइटिंग तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे जब तक ये कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से आप लोग ठीक है गुजर नहीं पाएंगे। और मैं आप लोगों को यही साथ सिखाने की कोशिश करूंगा, कंप्लीट एनालिसिस हर एक बिंदु को कवर कराऊंगा, जिससे कि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चर्चा में रहने का कारण क्यों है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है लगभग 2013 के आरंभिक दौर पे यहाँ पे हो चुकी थी, तो अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो कुछ कारण है, जैसे कि पहला कारण है प्रधानमंत्री इमरान खान की ठीक है वर्तमान बीजिंग यात्रा। इसमें अब सीपैक से रिलेटेड कुछ न कुछ अपडेट आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो फरवरी महीने में अभी लगभग 3-4 फरवरी के आसपास हुई थी, काफ़ी चर्चा में रहा था। दूसरा कारण है तीसरे देश को लेके अभी तक देखिए फंडिंग क्राइसिस से माना जा रहा है कि ये सीपैक जो देख पा रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है जूझ रहा है लगभग 60 बिलियन डॉलर, समझ रहे हैं ना। मतलब चीन ने जितने देशों को कर्ज दिया है, सबसे अधिक जो कर्ज की मात्रा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ही दिया है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बहुत सस्ते ऋण में। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब तीसरा देश इसमें शामिल अगर हो जाएगा तो फंडिंग की क्राइसिस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दिया जा सकता है। अब तीसरे देश को लेके न्यूज़ में देखेंगे तो कई सारे देश शामिल हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया का नाम आ जाएगा, यूएई का नाम आ जाएगा, जर्मनी, रसिया, ईरान का नाम आ जाएगा। तो जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो जाए ठीक है फिर कोई शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब इस समय पर आगे आप छोड़ दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा हम लोग बात करें हम लोग अफगानिस्तान में विस्तार को लेके, तो देख पा रहे हैं कि बगल में समझ रहे हैं ना अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीन के द्वारा इतने बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है तो चीन को क्या सिक्योरिटी इशू के लेकर डर नहीं सता रहा होगा कि कहीं तालिबानी लोग कुछ रॉकेट बम गोला बारूद न दाग दें यहाँ पे। तो इसीलिए कुछ यहाँ पे ठीक है लॉलीपॉप टाइप का कुछ चीन जो पाकिस्तान ठीक है अफगानिस्तान में भी देना चाह रहा है, कुछ जो प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में भी विस्तार कर रहा है, ताकि वहां से एक एश्योरेंस सिक्योरिटी इशू तालिबानियों के माध्यम से चीन प्राप्त कर सके। चौथे बात करें हम लोग नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन को लेके, तो 2.7 बिलियन डॉलर का हाल ही में पाकिस्तान में ठीक है नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन किया गया है इसी सीपैक देख पा रहे हैं ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से है। चूँकि पाकिस्तान वर्तमान में एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ऑलरेडी बहुत ख़राब है, इसके अलावा उसका जो फॉरिजिन जो समझ रहे हैं ना विदेशी मुद्रा जो भंडार है बहुत ही अधिक कम हो चुका है। हर जगह पाकिस्तान के साथ समस्या है और ऐसे में नाभिकीय रिएक्टर का उद्घाटन हो रहा है तो पाकिस्तान के लोगों की आम जनता को हो सकता है कुछ सस्ती बिजली मिल जाए, क्योंकि इसकी क्षमता है लगभग 1100 मेगावाट। अब ये तो समय ही बताएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं सीपीसी की पृष्ठभूमि। चूँकि कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आप लोग डिटेल्स ठीक है इसका जानने का ही प्रयास करें। हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें तो आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, सिल्क रोड। अब सिल्क रोड क्या था, तो एंशिएंट और मिडेवल एरा में देखेंगे तो चीन इसी के माध्यम से ठीक है व्यापार करता था, चाहे वो एशिया हो गया चाहे अफ्रीका में हो गया ठीक है। आगे चल के देखेंगे तो माना जाता है कि इसी सिल्क रोड को चीन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, चीन के द्वारा पुनः जीवित करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और उसी का नाम दिया गया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में अब यहाँ पे स्थल मार्ग तो देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ था सिल्क मार्ग से, अब यहाँ पे पूरी तरीके से समुद्री
समुद्री मार्गों से भी वन बेल्ट वन रोड में यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया गया। और वन बेल्ट वन रोड ऐसा लग रहा था कि एक ही, ठीक है, बेल्ट है, एक ही रोड है, थोड़ा फील नहीं आ रहा था, ठीक है, आसान भाषा में समझिए, तो उसी को कर दिया गया BRI। ध्यान रखिएगा BRI। अब ये जो है BRI बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पे कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, तो चाइना देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि स्थल मार्ग से तो जुड़ ही रहा है अफ्रीका से, यूरोप से। अब चाइना क्या होगा, तो पूरी तरीके से समुद्री मार्ग से भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अब इस BRI का भाग भारत नहीं है, लेकिन श्रीलंका है, इधर आपको बांग्लादेश हो जाएगा, बिल्कुल ही भारत के बगल से होकर गुजर रहा है। और अभी ये जो CPEC है, अब देख पा रहे हैं, ये जो पाकिस्तान का, ठीक है, जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर ही देखेंगे ये वाला भाग है, ठीक है, चाइना की तरफ देखेंगे तो जो यहाँ पे सिंजियांग प्रांत है, वहीं पे एक कासगर का क्षेत्र है, वहीं से चीन क्या कर रहा है, पूरी तरीके से पाकिस्तान को, ठीक है, बीच से, ठीक है, बीच से बलूचिस्तान होते हैं, यहीं पे जो ग्वादर जो पोर्ट है, यहाँ पे एक जो कॉरिडोर बना रहा है, जिसको इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जा रहा है। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, रोड हो गया, ठीक है, मोटर वाहन को लेकर हो गया, एनर्जी को लेकर हो गया, ठीक है, रेल को हो गया, बहुत सारे जो मल्टी प्रोजेक्ट एक साथ यहाँ पे चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ा विवाद का कारण क्या है कि यह POK से गुजरा हुआ है, जो कि POK कहीं न कहीं भारत का संविधान का एक, ठीक है, भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो समस्या तो यहाँ पे होगी ही होगी। तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चीन के द्वारा यहाँ पे क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। अब खुद सोचिए, स्थल मार्ग हो गया, जल मार्ग से कहीं न कहीं ये भारत को अगर घेर रहा है, तो यही तो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसी को बोला जाता है मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं न कहीं आपको भारत घिरता हुआ दिखाई आपको देगा। तो आगे हम लोग जानेंगे, मेरे साथ बने रहिए। माना जाता है कि 1950 के दशक से चीन की इच्छा थी कि हर हाल में हम अरब सागर में जाएं। अरब सागर में ही क्यों आए, तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे जो भी समुद्री इलाका है ना, इस बारे में मैं थोड़ा सा मैं, ठीक है, बता दूं आप लोगों को कि इतिहास गवाह है कि जो भी समुद्री इलाका है, चाहे भारत का दक्षिण का इलाका हो, चाहे वो यूरोप जैसे, ठीक है, भागों का पश्चिमी इलाका हो, चाहे आप अमेरिका की बात कर ले, उसका जो पूर्वी भाग हो, हमेशा देखेंगे को आपको डेवलप होता हुआ आपको नजर आएगा। कारण क्या है, तो समुद्री से, बंदरगाहों से, ठीक है, होना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, तो व्यापारिक गतिविधियाँ बड़ी तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से जो भी क्षेत्र है आसपास का वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर बीजिंग हो गया, सिजियांग हो गया, इधर आपको, ठीक है, ग्वांगझो हो गया, ये सारा जो क्षेत्र है चाइना का बहुत अधिक डेवलप क्षेत्र है। लेकिन चाइना के जो पश्चिम जो भाग है देखेंगे तो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कोयला वगैरह है, जो भी संसाधन बड़ी मात्रा में प्रचुर है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसका दोहन करना इतना आसान नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजना आसान नहीं है। और ऐसे में, ठीक है, चाइना चाह रहा है कि अगर यहाँ से हमको रास्ता मिल जाए तो आसानी से हम अरब सागर में यहाँ पे आ सकते हैं। अब ऐसे में देख पा रहे हैं कि 1950 के दशक से चीन, ठीक है, अरब सागर में आने की इच्छा रख रहा था। उस समय माओ की सरकार थी, माओ त्से-तुंग की सरकार थी, लेकिन उस समय चीन की राजनीतिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं थी, पाकिस्तान की भी राजनीतिक परिस्थितियाँ, ठीक है, बिल्कुल भी प्रतिकूल थी। तो उस समय ये मामला, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं बना। लेकिन आगे चल के 2006 में जब ग्वादर बंदरगाह को खोल दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्वादर बंदरगाह को खोल दिया गया, तो चीन के लिए फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अगर किसी तरह ग्वादर पोर्ट तक अगर हम लोग आ जाएं तो भाई हमारी सारी समस्याएं, ठीक है, दूर हो सकती है। अब इसी को लेकर 2013 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के द्वारा चीन की यात्रा की गई और यहाँ पे CPEC पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरी तरीके से ठप्पा लग गया, एक ऑथराइट गलियारे के रूप में इसको मान्यता मिल गया। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया गया, ठीक है, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय आसिफ अली जरदारी ने बहुत शानदार भूमिका निभाई, जिसके वजह से एक कॉरिडोर अभी इम्प्लीमेंट में, ठीक है, पूरी तरीके से आ गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं CPEC क्या है। तो आप लोगों ने तो इतना तो समझ ही होगा कि CPEC क्या है, ठीक है। तो पूरी तरीके से एक $multi-million प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य यही है कि हर हाल में स्थल मार्ग हो गया, समुद्र मार्ग हो गया, पूरा का पूरा ये इधर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर जो भी खाड़ी क्षेत्र हो गया, देख पा रहे हैं ना इधर, ठीक है, फारस की खाड़ी हो गया, इधर रेड सी हो गया, या फिर ये जो मध्य जो भाग है ये वाला, यहाँ पे हर हाल में हम लोग स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए, चूँकि हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से जारी रहे। अब यहाँ से आने में देखिए 25 कितनी समस्या है। अगर ये इधर
यूरोप के क्षेत्रों की तरफ जा रहा है, अफ्रीका के क्षेत्रों की तरफ आ रहा है, तो इससे घूम के आएगा, इससे घूम के आएगा। देख पा रहे हैं ना कितना सारा इसका जो एनर्जी होगा वेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब यहाँ से जब आ जाएगा तो लगभग इसकी जो दूरी है 12,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो सोचिए 12,000 किलोमीटर दूरी तय करने में जो भी इसका एनर्जी होगा उस एनर्जी को सेल कर सकता है, बेच सकता है। कितना चीन को इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये पूरा का पूरा ये गलियारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सीपैक का रोल सबसे अहम माना जा रहा है पूरा का पूरा इस BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि CPEC के उद्देश्य क्या है, सीपैक का यहाँ पे उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका उद्देश्य है यहाँ पे कि चीन पाकिस्तान को स्थल मार्ग से जोड़ना। अब स्थल मार्ग से कैसे जोड़ा जाएगा ये थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। यही है झिंजियांग क्षेत्र, चीन का जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहीं पे आपको एक झिंजियांग जो प्रांत है, ध्यान रखिएगा, उसी प्रांत में काफ़ी फेमस शहर है जिसका नाम है कासगढ़। अब इस कासगढ़ में देखेंगे तो एक बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम ही लोग रहते हैं जिसको उइगर मुस्लिम बोला जाता है। उइगर, ठीक है, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं, उइगर, ठीक है, उइगर मुस्लिम। तो चीन का जो झिंजियांग जो प्रांत है वहीं पे कासगढ़ शहर है, ठीक है। बलूचिस्तान होते, ध्यान रखें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान होते ग्वादर बंदरगाह में यहाँ पे एंट्री करना है। अब आपको लग रहा होगा कि बलूचिस्तान तो बहुत आसान थे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, बलूचिस्तान में एक हिंदू बहुल आबादी भी वहाँ पे मौजूद यहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से माना जाता है कि पाकिस्तान में चूँकि बहुसंख्यक जो जनता है वहाँ तो मुस्लिम ही है, तो मुस्लिमों के द्वारा वहाँ पे, ठीक है, बहुत हद तक धार्मिक या फिर, ठीक है, कर्मकांड जो भी आप कह सकते हैं कि मैंने कुल मिला के हिंदुओं को, ठीक है, प्रताड़ित किया जाता है। तो बलूचिस्तान यहाँ पे अशांत रहता है। तो बलूचिस्तान से शुरुआत में लाने का इस तरह के, ठीक है, प्रावधान था इस टाइप का लाने का, लेकिन इस अशांत क्षेत्र को देखते हुए इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया इधर से, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए बलूचिस्तान में तो है लेकिन इसका बहुत जो बड़ा भाग यहाँ पे नहीं है, पहले था लेकिन बाद में इसकी, ठीक है, रूट को यहाँ पे चेंज करने का भी प्रयास किया गया। लगभग देखा जाए कुल जो दूरी है इसके लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग, सोच पा रहे हैं, लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग ये पूरा का पूरा है ये। अब इसमें क्या क्या हो जा, तो पूरा का पूरा जो 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग का जोड़ने वाला जो भी बुनियादी ढांचा परियोजना हो गया सब इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे इस समझौते के तहत चीन पाकिस्तान की सहायता करेगा मोटर मार्ग में स्थल मार्ग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, रेल होगा, हवाई अड्डा होगा, समुद्री संपर्क को पूरी तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। पाइपलाइन, समझ रहे हैं ना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है, देख पा रहे हैं अभी, मतलब एनर्जी कितना महंगा हो गया है यूरोप में, क्योंकि सारा जो पूरी तरीके से, ठीक है, यूरोप के क्षेत्रों में जो इंपोर्ट होता था, समझ रहे हैं ना, वो रसिया से होता था, लेकिन रसिया यूक्रेन के माध्यम से ये पाइपलाइन पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया है। देखिए यूरोप में भी कितना महंगा एनर्जी हो गया है, कितना बड़ा रोल है, समझ रहे हैं इस पाइपलाइन का। इसके बाद से जो भी इन सारे प्रोजेक्ट के लिए रियायती जो ऋण देगा, सबसे मजे की बात यही है कि चीन के एग्जिम बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इसका मतलब आपको समझ रहे हैं ना कि जो भी यहाँ पे चीन के द्वारा पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लगभग $60 बिलियन से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है, ये चीन ने पाकिस्तान में, ठीक है, ऐसे ही नहीं कर दिया गया है। बोल रहा है देखो डेवलपमेंट यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है, हम क्या करेंगे, तुमको एक बहुत ही सस्ता हम ऋण देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जब भारत में जैसे दिल्ली का ही मेट्रो जो प्रोजेक्ट हुआ तो जापान ने बहुत ही सस्ता भारत को ऋण दिया, कुछ उसी टाइप का यहाँ पे चीन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को यहाँ पे ऋण देने का प्रयास किया गया, लगभग $60 बिलियन के आसपास। लेकिन ऋण थोड़ा खराब लग रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कहना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। किसने दिया है, तो चीन के एग्जिम बैंक के द्वारा, समझ रहे हैं। अब यहीं पे माना जाता है ना कि लगभग अभी पाकिस्तान तो इसमें बहुत अधिक, ठीक है, जो इंटरेस्ट है $2 बिलियन से, तो पाकिस्तान इसमें इंटरेस्ट दे चुका है। सब समझ रहे हैं, इतनी बड़ी राशि में $2 बिलियन के आसपास। और इंटरेस्ट जो पाकिस्तान दे रहा है किसका है, आम लोगों का है, टैक्स पेयर, आम जनता का है। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि चीन कितना यहाँ पे होशियार है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे CPEC का नया समझौता क्या है। तो देखिए नया समझौता के तहत पूरा का पूरा जो चीनी निवेश को हर हाल में बढ़ावा देना है, औद्योगिक क्षमता को यहाँ पे बढ़ावा देना है। चीनी निवेश अब देखिए आएगा ना, यहाँ पे चीनी निवेश आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी है पूरी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, कोल वाला प्रोजेक्ट है, हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, इसके अलावा हाईवे रूट है, सब यहाँ पे पूरा जो पाकिस्तान है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा आपको एक मल्टी प्रोजेक्ट का जाल देखने के लिए मिलेगा।
औद्योगिकरण और आर्थिक क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास करना है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पहल की यहाँ पे निगरानी करना है। और इसके लिए खासकर सिक्योरिटी इशू के लिए तो 2020 में ही अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की संसद ने एक विधेयक भी पारित किया था, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि जो भी प्रोजेक्ट चीन के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे यहाँ पे निजी क्षेत्र में हो, हर जगह पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा दी जाएगी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सीपीसी का यहाँ पे नया समझौता, 3 चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग सीपीसी के 3 प्रमुख घटक। तो इसमें 3 जो प्रमुख घटक है, सबसे पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा हर हाल में मुहैया कराना है। पश्चिमी चीन और पाकिस्तान के तटीय बंदरगाहों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा कैसे देना है, तो आधुनिक परिवहन और दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से। अब पश्चिमी चीन देख पा रहे हैं ना, ऊपर का जो इलाका है यही है पश्चिमी चीन और पाकिस्तान के तटीय बंदरगाहों के बीच। अब जो भी ये तटीय बंदरगाह है ये यहीं पे नीचे मिल जाएगा आपको, ग्वादर बंदरगाह। पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी है हर हाल में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। माने अगर यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है तो हो यहाँ पे ठीक है स्पेशल जोन के रूप में पूरी तरीके से इसको डेवलप किया जाए, जिसमें व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, उत्पादन हो गया, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए। पूरी तरीके से रोड हो गया, रेल हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, हर तरह से इसको क्या किया जाए, कनेक्टिंग यहाँ पे कर दिया जाए। तो समझना है इस चीज़ को। उसके बाद ग्वादर क्षेत्र में चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की अनुमति देना, जैसे कि मैंने बताया अभी यही है। देख पा रहे हैं ना यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे बिल्कुल ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसके वजह से आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार, उत्पादन, सारे ही चीज़ों को समझ रहे हैं ना यहाँ पे बढ़ावा देने की यहाँ पे कोशिश किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए गलियारे का महत्व क्या होगा। अब पाकिस्तान के लिए तो अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अधिक फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अभी थोड़ा हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस गलियारे का महत्व क्या है। देखिए उत्तर और दक्षिण को जोड़ना, ये पूरी तरीके से अब यहाँ से अगर ट्रेन अगर चल रही है, देख पा रहे हैं ना, यहाँ से अगर ट्रेन चल रही है तो ग्वादर पोर्ट तक आ रहा है, तो पूरा उत्तर और दक्षिण जो पाकिस्तान है अपने आप में ठीक है जुड़ ही गया। अर्थात रेल और सड़क नेटवर्क से जुड़ने के बाद निवेशक और आम लोगों के लिए यात्रा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो भी निवेश कर रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, अब इनको आवागमन में कोई समस्या नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पे राजस्व उत्पन्न होगा। तीसरी बात है यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा। अब बिल्कुल यहाँ पे नई चीज़ है कि राजस्व उत्पन्न होगा, क्योंकि अब राजस्व उत्पन्न कब होगा, जब पूरा पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए इतने लंबे समय तक भारत ने कहीं न कहीं ठीक है जापान को पे तो किया ही किया, लेकिन उतने लंबे समय तक ठीक है पे करने के बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में डेवलप हो गया, तब जाके धीरे धीरे ये फायदे में आई होती। ये राजस्व जो उत्पन्न होगा ना, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लान है, इंस्टेंट नहीं हो सकता है। रोजगार का सृजन की बात करें बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अधिक फायदा किसको मिल रहा है, चीनी कंपनियों को मिल रहा है, चीन के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि स्किल उनके पास है, एजुकेशन वेल ट्रेन, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं सब चीन से यहाँ पे आ रहे हैं, तो रोजगार तो मिल रहा है। लगभग माना जा रहा है कि 23 लाख के आसपास इसमें रोजगार है, जिसमें सबसे अधिक जो संख्या है, खासकर अच्छे अच्छे जो जॉब तो समझ रहे हैं ना, मतलब अच्छे अच्छे जो पद है उसमें चीनी लोग यहाँ पे मौजूद है। तो रोजगार मिला, लेकिन किसको मिला, अधिक से अधिक चीन के लोगों को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या कारण है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद यहाँ पे ग्वादर को वैश्विक बंदरगाह शहर बनाना, अर्थात मैंने इसको समझ रहे हैं ना, मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो हर हाल में जो चीन चाह रहा है कि भाई ये हमारी बपौती हो जाए, ठीक है, जो मन करे वो हम यहाँ पे करें, इतना ग्वादर को डेवलप कर दें कि एक पूरा का पूरा एक वैश्विक बंदरगाह के रूप में डेवलप हो जाए। जैसे कि पनामा नहर हो गया, ठीक है, स्वेज कैनाल हो गया, देखिए वहाँ पे कितना अधिक ह्यूज ट्रैफिक आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे ही यहाँ भी चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हो जाएगा तो इधर चाहे हम लोग मध्य भाग की बात करें या फिर जो ठीक है मध्य एशिया की बात कर ले, इधर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर ले, पूरा का पूरा एक सेंट्रल जोन के रूप में डेवलप होने लगेगा। दक्षिण एशिया में सबसे व्यस्त शिपिंग बंदरगाह के रूप में डेवलप करने की इसकी योजना है। दक्षिण और मध्य एशिया के बाजारों से जोड़ने वाले वाणिज्य केंद्र के रूप में स्थापित होना चाहता है। अब यहाँ से कोई भी सामान है अगर ग्वादर पे ला लिया तो यहाँ से लाने के बाद सीधे जो चीन है इधर अफ्रीका की तरफ भेज सकता है, यूरोप की तरफ भेज सकता है, समझ रहे हैं। तो मध्य भाग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर हाल में चीन को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान के लिए सीपीसी की चुनौतियां। चूँकि सी पैक की जो चुनौतियां इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, और यही माना जाता है, कभी अलग अलग लोगों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा बोला जाता है कि कहीं ये नया का नया कॉलोनी तो नहीं एस्टाब्लिश हो रही है। जैसे अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार से आए, व्यापार करने के माध्यम से बहुत सारा लालच दिखाया, धीरे धीरे देखिए उपनिवेश बना लिया सब। तो कहीं पाकिस्तान, ठीक है, कहीं ना कहीं चीन का एक नव कॉलोनवाद का यहाँ पे शिकार तो नहीं बन रहा है, उसकी संप्रभुता पे तो खतरा तो नहीं है। समझना इन सारे ही चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस विषय पे। तो देखिए नंबर 1 है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या है, तो देख पा रहे हैं जो ये प्रोजेक्ट जो चला है अधिकतर देखेंगे तो पाकिस्तान के पूर्वी भागों में, ठीक है, सीमित है, कुछ क्षेत्रों और प्रांतों पर केंद्रित है। अब जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा समस्या आएगी ही आएगी। अब बलूचिस्तान में मैंने बोला कि ऑलरेडी आसान क्षेत्र है, क्या आपको लगता है कि इधर जो लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जो डेवलपमेंट होगा इस सी पैक के माध्यम से, क्या वो इधर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समस्या तो आएगी ही आएगी, यहाँ के लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अलग ही चैलेंज यहाँ पे रोल प्ले करेगा। चूँकि अफगानिस्तान में तो चीन ने मामला सॉल्व कर लिया कि भाई अफगानिस्तान में हम कुछ हद तक कुछ प्रोजेक्ट देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू के लिए अपने श्योर कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में क्या होगा ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। तीसरा कारण है यहाँ पर ऋण जाल को लेके। IMF ने ऑलरेडी बोला हुआ है, देख पा रहे हैं आप, IMF ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि चीन के कुल विदेशी ऋण का 27.4% जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है कितनी खराब होते जा रही है। कहीं न कहीं डेप्ट जो ट्रैप है जो चीन के द्वारा आए, तो बहुत पहले का खेल है चीन, ठीक है, मैंने चीन के बहुत पहले का एक खेल है। कहीं डेप्ट ट्रैप में तो पाकिस्तान ऑलरेडी फंस तो नहीं चुका है, चूँकि अमाउंट बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव, इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो वनों की कटाई होगी ज़बरदस्त मात्रा में। जैसे भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, तो कई सारी जो पर्यावरणीय जो, ठीक है, संगठक है, संस्था है, उन लोगों ने रोक लगाने का प्रयास किया, और ये लगना भी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्यावरण असंतुलन होता है, खासकर ये जो हिमालयन जो रेंज है, देख पा रहे हैं, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, वायु एवं जल प्रदूषण, सब यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। यहीं ऊपर है, ठीक है, पामीर की ग्रंथि, पूरा आपको विश्व के संसार के छत भी जिसे बोला जाता है। सामाजिक निहितार्थ की बात करें तो स्थानीय समुदाय के विस्थापन तथा उनकी आजीविका का सबसे बड़ा समस्या है। जब भी देख पा रहे हैं ना, मतलब सोचिए, जब भी इस तरह का बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट जब चलते हैं, भारत में भी कई सारा, ठीक है, हीराकुंड डैम हो गया, अभी भी बहुत सारा जो टिहरी बांध हो गया, जब भी इस प्रकार का जो बांध, इस प्रकार का बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो समस्या होती है वहाँ के आम जन लोगों को, क्योंकि उनको तो वहाँ से पूरी तरीके से डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, लेकिन उसकी आजीविका को लेकर उनकी बड़ी समस्या होती है। सोचिए, स्थानीय जो भी समुदाय होगा, औने पौने दामों में उसकी ज़मीनों को क्या किया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और पाकिस्तान में बड़े मज़े की बात कि ये ज़मीनों का जो अधिग्रहण जो किया जा रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्मी का रोल काफ़ी अधिक हो जा रहा है। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ऊपर के लोगों के, आर्मी के सगे संबंधियों के, या फिर जो भी पॉलिटिशियन है ऊपर के लोग, जैसे इमरान खान का भी नाम आ रहा है, उसके सगे संबंधियों को बड़े बड़े जो मल्टी जो प्रोजेक्ट्स उन्हीं को मिल रहे हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो आम लोगों को क्या है, यहाँ पे आम लोगों को हर तरह की समस्या ही समस्या हो रहा है। एक तो औने ऊपर पौने दाम में अपना ज़मीन बेच के जाओ, और दूसरी तरफ आजीविका का कोई उनका स्रोत यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। कहाँ उनको मतलब व्यवस्थित किया जाए, एक जगह से हटा के कहाँ उनको अच्छे से फिर बसाया जाए, कोई इसका प्रोविज़न नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है संप्रभुता की चिंता, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल अब चीन जो है पाकिस्तान में आ चुका है, तो कहीं न कहीं जो सोवरेनिटी है कि पाकिस्तान की, ठीक है, आंतरिक जो सिचुएशन क्या है, आंतरिक मामलों में क्या वो फुल्ली एकदम, मतलब होता है ना कि अपना डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है। विदेशी जो उसका जो ठीक है संधि है, विदेशी जो संबंध है, किस प्रकार से अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। तो कहीं न कहीं जब चीन यहाँ पे मौजूद है तो संप्रभुता को लेके, सोवरेनिटी को लेके यहाँ पे सवाल चाइना पे, ठीक है, मैंने पाकिस्तान पे उठेगा ही उठेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, जो कि हर हाल में सीपे की चुनौतियों को ये इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, चीन के लिए गलियारे का महत्व यहाँ पे क्या होगा। तो अब तो देख पा रहे हैं कि हर हाल में यहाँ पे चीन के लिए गलियारे का महत्व मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुँच बहुत आसान हो जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ से सीधे जब आएगा तो यहाँ पे मध्य पूर्व में इधर आसानी से आ सकता है, यूरोप तक आसानी से यहाँ पे पहुँच सकता है, कि जो हर हाल में इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। अब सोचिए, जो भी ये
प्रोजेक्ट लगा रहा है, मल्टी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो भी डेवलप कर रहा है, एक मुझे बात याद आ रहा है, जैसे कि एक स्टेटमेंट बोले हुए थे, शायद दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट है कि अंग्रेज़ों ने जब भारत में रेलवे को डेवलपमेंट करना शुरू किया तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया कि यह दूसरों की पत्नी के सिंगार पटार के समान है। अर्थात अंग्रेज अगर भारत पे अगर रेल चला रहे हैं तो उस रेल के माध्यम से देखा जाए तो जो रेल ब्रिटेन में जो बना था और जो रेल भारत में बन रहा, इसमें बजट में बहुत अंतर था। 10 गुना अधिक यहाँ पे चार्ज वसूला गया, सोचिए ब्रिटेन से। अब यही लोग ये लोग कर रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है चीन के कंपैरिजन में, ये ठीक है, ऑफिशियली यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब होता है ना, ऑडिटिंग किया गया चीन के द्वारा, तो पता चला कि लगभग एनर्जी में हम लोग देखें, एनर्जी के क्षेत्रों में देखेंगे तो लगभग 237%, समझ रहे हैं, 237% से अधिक जो चार्ज है चीन के कंपैरिजन में पाकिस्तान से वसूला गया है, समझिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर हाल में प्रॉफिट किसको हो रहा है, चीन को ही हो रहा है। इसके बाद लगभग 12,000 किलोमीटर की यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कटौती हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट रास्ता ये यहाँ पे हो जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरने में इसको मदद मिलेगा। हिंद ओशियन में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं समस्या किसको होगी, भारत को होगी। इधर जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा, फारस की खाड़ी है यहाँ पे आ जाएगा। समस्या है कि नहीं है, नौसैनिक उपस्थिति को लेके भारत के साथ समस्या होगी ही होगी। भारत ने हम्बन टोटा को श्रीलंका में स्थित किसी तरीके से मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन सोचिए श्रीलंका तो ठीक है, मैंने जैसे श्रीलंका में गवर्नमेंट बदलती है, भारत से अच्छे या खराब रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या कोई विकल्प है? पाकिस्तान की ज़मीन है, ग्वादर, ठीक है, अगर वो उसको मतलब बेच दे या पूरी तरीके से कंट्रोल अगर वो चाइना को दे दे तो समझिए कि भारत में क्या, ठीक है, समस्या तो होगा ही होगा। खासकर जो भी गुजरात का तटवर्ती इलाका है, खंबात की खाड़ी है। आर्थिक और भू राजनीतिक अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर लें तो इसमें देख पा रहे हैं कि मध्य पूर्व और चीन के बीच उत्पादों के आवाजाही के लिए एक नया मार्ग तैयार हो जाएगा। जब नया मार्ग तैयार हो जाएगा तो चीन ऑलरेडी सामानों को, चूँकि पता है कि चीनी सामान बनने में समय मतलब टाइम कितना लगता है, या फिर चीनी सामान बनाने में जो चीन जो लो क्वालिटी का जो सामान बनाता है उसमें टाइम उसको कितना लगता है, बहुत टाइम कम लगता है। उसमें संसाधन चीन बहुत कम लगाता है, लिखो फेंको टाइप का, ठीक है, जो भी सामान बनाता है, ठीक है, खासकर उसका जो वर्ड्स जो सामान की मैं बात कर रहा हूँ, चीन अच्छा भी सामान बनाता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी उसका कॉम्पिटिटर, सोचिए क्या हो पाएगा, भारत जैसे या कोई भी विकासशील देश चीन का इस मामले में कोई कंप्यूटर दे पाएगा। ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अंग्रेज़ों ने जब, ठीक है, औद्योगिकरण करना शुरू किया तो कच्चे मालों को ले जाके ये लोग अंग्रेज़ सब, ठीक है, ब्रिटेन में पूरी तरीके से तैयार माल तैयार करके जब भारत में लाता था तो क्या औद्योगिकरण से उन वस्तुओं को भारत का जो बाजार था, भारत का जो छोटा मोटा कुटीर लघु उद्योग था, क्या चैलेंज देने के लिए तैयार था? बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से धराशायी हो गया। यही समस्या होगा कि चीन की मतलब तुलना में देखेंगे तो बाकी कोई देश इसके समकक्ष खड़ा होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। समस्या आएगी आएगी, कुछ मामले में इधर जापान नज़र आएगा, ताइवान नज़र आएगा, ठीक है, बाकी तो मुझे वैसा कुछ देश डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके बाद चीन पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध भी क्या होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से मजबूत होगा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले सीपीसी के लिए यहाँ पे चुनौतियाँ क्या है। तो चीन के लिए चुनौतियों के मामले में दो चीज़ों को इंडिकेट किया गया है, जैसे कि सुरक्षा समेत चिंताओं को लेकर जो भी प्रोजेक्ट देखिए डेवलपमेंट किया जा रहा है चीन के द्वारा, बहुत सारे ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, आईटी टेक्निकल सारे लोग मौजूद है, तो उनकी जो श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर समस्या तो है ही है। क्योंकि चीन में जो आतंकवाद का जो कहर है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद का कहर है, पाकिस्तान के, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, बहुत सारी वहाँ पर अलगाव पार्टियाँ भी मौजूद हैं, तो समस्या है। इसीलिए मैंने बताया कि 2020 में पाकिस्तान के द्वारा एक विधेयक भी पारित किया गया था कि सुरक्षा संबंधित जो भी चीनी जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, उनको कोई समस्या नहीं होगी, उनकी सुरक्षा पाकिस्तान आर्मी के द्वारा की जाएगी और उस प्रोजेक्ट की भी सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा की जाएगी। राजनीतिक विरोध यहाँ पे कुछ हद तक देखने के लिए मिला, जैसे कि कुछ राजनीतिक दलों एवं समूहों द्वारा इसका विरोध किया गया, जो पारदर्शिता की कमी तथा पाकिस्तान की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं कि पारदर्शिता, ये वही पारदर्शिता है जो कि कितना अधिक, समझ रहे हैं ना, कितना अधिक जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट में खर्च कितना कर रहा है चाइना, अपने यहाँ कितना खर्च किया है, बाकी उसी टेक्नोलॉजी को बनाने में अन्य देशों में कितना लगता है, पाकिस्तान में इतना भाई पैसा क्यों अधिक वसूला जा रहा है,
क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक ऋण जो है देना पड़ रहा है पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की सरकार का। मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था पाकिस्तान की संप्रभुता को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न किसी भी, समझ रहे हैं ना, स्वतंत्रता देश के लिए एक संप्रभुता का बहुत बड़ा प्रश्न है जब इस तरह से कोई थर्ड पार्टी देश, ठीक है, किसी देश के अंदर घुस जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सीपीसी पर भारत का रुख यहाँ पे क्या हो सकता है। बहुत ही संवेदनशील मामला है भारत के लिए, क्योंकि ये पीओके का जो एरिया है, अगर भारत का संविधान में देखेंगे तो पूरा का पूरा, ठीक है, भारत के संविधान का एक अभिन्न भाग है पीओके। और वैसे में खुद ये पाकिस्तान का भी नहीं है, और खुद पाकिस्तान का जब नहीं है और ये किसको दे रहा है, चाइना को दे रहा है। मतलब इसमें एक मंडल सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आप इसे लगा सकते हैं। जिसे मंडल सिद्धांत में क्या था कि कोई भाई राष्ट्र, ठीक है, मजबूत अगर हो रहा है, कोई जो कमज़ोर देश है, देख पा रहे हैं ना, अगर वो उसका पूरा का पूरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर दुश्मन है तो क्या करो भाई, उसके जो भी मजबूत देश है उसका जो दुश्मन है उससे जाके क्या कर लो, सीधे दोस्ती कर लो। होता था ना, मित्र, इधर मित्र था, इधर क्या था, शत्रु था। फिर इधर क्या आ जाता था, आपका मित्र आ जाता था, शत्रु आ जाता था, तो शत्रु फिर से क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यही मामला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को तो लगता है कि भारत को हम डिफीट नहीं कर पाएंगे, भारत बड़ी तेज़ी से यहाँ पे, ठीक है, उभर रहा है, मजबूत हो रहा है, तो क्यों ना इसे पूरी तरीके से फंसा दिया जाए, चीन को पूरी तरीके से कंट्रोल में दे दिया जाए, आपस में लोग लड़ते रहेगा। समस्या तो है, सबसे बड़ा समस्या है भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ, क्योंकि भारत हमेशा ही इसके लिए लड़ता आया है, चाहे बात कर लें हम लोग अंग्रेजों की। ठीक है, पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ये कॉरिडोर पास कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार का, ठीक है, मैंने परमिशन भारत से नहीं लिया। और तो और चीन को सब पता है, लेकिन चीन ने भी भारत से कोई किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया है। समस्या है कश्मीर घाटी के लिए वैकल्पिक आर्थिक सड़क मार्ग हो सकता है। सोचिए यहाँ से जा रहा है तो ये दूरी कितनी है, खुद सोचिए ये दूरी। और ये जो ये आप देख रहे हैं, ये भौगोलिक रूप में अगर देखें तो भारत में तो मौजूद है, लेकिन अगर, समझ रहे हैं ना, अगर इन रास्तों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, ठीक है, तो पूरी तरीके से इसका जो आसान जो रास्ता आपको पाकिस्तान से आपको दिखाई देगा। तो समस्या है कि नहीं है, कश्मीर घाटी के लिए वैकल्पिक आर्थिक सड़क संपर्क बहुत तेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आतंकवाद, ठीक, अलगाववाद जैसी समस्या को देखने के लिए मिल जाएगा। यदि सीपीसी यहाँ पे सफल हो जाता है, सीपैक सफल हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी क्षेत्र की मान्यता को और सशक्त मतलब मान्यता मिलेगा। हर हाल में जब यूएन में जाएगा तो बोला जाएगा कि देखो भाई अब तो पाकिस्तान को ही दे दो, अभी तक तो मामला फंसा हुआ है। तो समस्या है ये भारत के लिए। समुद्री मार्ग से व्यापार पर चीनी नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए मलक्का स्टेट होते हिंद ओशन में जाता था, अब चाइना इधर गिलगिट, ठीक है, या फिर इधर, ठीक है, गिलगिट की तरफ, या फिर इधर देख रहे हैं ना जो घाटी था गलवान घाटी की तरफ, अगर कुछ भी करता तो उसको हमेशा डर लगा रहता था कि मलक्का जो स्टेट है अंडमान निकोबार के पास ही भारत का सैनिक सब मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे समुद्री मार्ग जब इसको मिल ही जाएगा इधर से आने के लिए, तो मलक्का स्टेट वाला बहुत हद तक वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को कम कर देगा, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्या होगा। फिर इधर जो क्षेत्र है, इधर गलवान घाटी की तरफ मामला बहुत अधिक समस्या देगा। सोचिए गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के द्वारा जब सड़क बनाया जा रहा था, सड़क जबकि भारत का क्षेत्र है, तो चीन के द्वारा पूरी तरीके से विरोध किया गया, लड़ाई हुई, हिंसा झड़ी हुई, कितने लोग मारे गए। लेकिन चीन खुद जान रहा है, देखिए चीन की क्या है ड्यूलिज्म की नीति, इसी को दोगली नीति बोला जाता है कि चीन को पता है पीओके के लेके, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या कर रहा है, कॉरिडोर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या है कि नहीं है, खुद सोचिए आप। तो समुद्री मार्ग से व्यापार पर चीनी नियंत्रण, चीन की मोतियों की माला, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, पूरा का पूरा अभी मैंने आपको समझाया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ पे पहल है, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत का जो लुक ईस्ट पॉलिसी का पूरी तरीके से हनन कर रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी चटगांव बंदरगाह में आ गया है, ठीक है, इस बीआरआई के माध्यम से। बांग्लादेश हो गया, हम्बन टोटा बंदरगाह, पोर्ट सूडान में है, मालदीव, सोमालिया से सेल्स तक पूरी तरीके से, ठीक है, समुद्री मार्ग के माध्यम से अपना बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, बीआरआई और चीनी प्रभुत्व का व्यापार में सशक्त यहाँ पे नेतृत्व, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चीन का प्रभुत्व सबसे सशक्त नेतृत्व के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए भारत के लिए बहुत ही बड़ा ये चैलेंज यहाँ पे, ठीक है,
हो ही रहा है। अब बात करते हैं भारत के रुख के निहितार्थ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो चीन भारत संबंध सबसे अधिक प्रभाव होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई भारत और चीन के मामले में कोई इथिक्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है यहाँ पे इंटरेस्ट। कितना किसका अधिक इंटरेस्ट है, किसका किसका अधिक बेनिफिट है। तो यहाँ पे बहुत ही भारत को फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा कि चीनी भारत संबंध, मतलब ये ऐसा पड़ोसी देश है चीन भारत का, ना तो भारत ठीक है चीन के बिना रह सकता है और चीन के साथ भी नहीं रह सकता है। तो एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे लगा के ही चलना होगा। चीन के बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो भी निवेश हो रहा है पाकिस्तान में, सोचिए क्या गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान भी अगर देखा जाए तो फ्री का माल होता है ना, हराम की कमाई खूब खाया अमेरिका से। क्या वो चल पाया? परमाणु बम तो किसी तरीके से बना लिया, लेकिन वो भारत के लिए खतरे की घंटी हो गया। यही चीज़ तो कर रहा है चीन। चीन फिर से उसे कर्ज खिला के अगर उसे मोटा बना रहा है पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं ये दो सशस्त्र परमाणु शत्रुओं के बीच संघर्ष की स्थिति को और क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है चीन। खुद सोचिए। उसके बाद दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में भारत के व्यापक हितों के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, खतरा बन रहा है। तो जब खतरा बनेगा इसमें, तो देख पा रहे हैं ना, जैसे कि हुआ था धुरी राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र हुआ था, उसी प्रकार से चीन पाकिस्तान धुरी का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो भारत के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। पाकिस्तान का उदय यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान अगर अस्टेबिलिटी आए, होता है ना, पड़ोसी अगर अच्छा हो जाए ना तो कोई समस्या यहाँ पे रहती नहीं रहती है। पड़ोसी में अगर स्टेबिलिटी आएगी तो आपको चैन से सोने भी देगा। लेकिन ये पाकिस्तान समझ रहे हैं, भारत का चूंकि जन्म जात ही दुश्मन है, तो यहाँ पे जब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है तो ये आतंकवाद को और अधिक बढ़ावा देने लग जाता है। समस्या होगा ही होगा। तो पाकिस्तान का तो उदय हो रहा है सीपैक के माध्यम से, आर्थिक समृद्धि में इसे तेजी लाने की क्षमता है, लेकिन हाँ भारत के लिए समस्या है। चीन की सहायता से आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले पाकिस्तान की भारत के साथ आर्थिक सहयोग को गहरा करने में बहुत यहाँ पे कम दिलचस्पी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जितना मजबूत होगा ये अपने पड़ोसी को भारत को देख नहीं पाएगा। फिर से कश्मीर विवाद का तेज होना, चीन के दखल की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में बिल्कुल सरकार बदल चुकी है। समस्या यहाँ पे आएगी। भारत को सुरक्षा चिंताएं भी भारत के लिए उतनी ही अधिक मतलब कह सकते हैं कि समस्या देने वाली है। खासकर पीओके में हो गया, घाटी वाले क्षेत्रों में हो गया, राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ हो गया। भारत के खिलाफ इसका हर हाल में आतंकवाद का पूरी तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, अब भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे जो गलती माना जाता है कि नेहरू के द्वारा किया गया, वो गलती यहाँ पे दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, पीओके के लिए यहाँ पे ठोस योजना, ध्यान रखिएगा, पीओके के लिए ठोस योजना भारत को बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये भी हिस्सा परमानेंटली चला ही जाएगा भारत के हाथ से। बलूचिस्तान को लेके भारत को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि बलूचिस्तान में राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार से करवट ले। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पीओके में, तो देखिए पीओके के लेके या फिर कश्मीर घाटी को लेके पाकिस्तान कितना एग्रेसिव रुख अपनाता है। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का मामला हो सकता है अगर भारत बलूचिस्तान में ठीक है अपना राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दे। इसके अलावा भारत यहाँ पे जो BCIM है, बांग्लादेश चीन भारत में व्यापार आर्थिक गलियारा को और मजबूत बनाए, ये BRI का एक अच्छा रोल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीन चूंकि शामिल है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश भी है, भारत भी है, म्यांमार है, आर्थिक गलियारा का एकदम बिल्कुल ये सही तरीके से ठीक है मैनेजमेंट करने की कोशिश करे। जितना हो सके इकोनॉमिकल एक्टिविटी को भारत यहाँ पे बढ़ाए। चाबहार बंदर का यहाँ पे उपयोग करें, जो कि ईरान में चाबहार बंदरगाह तो मिला है कमर्शियल चीज़ों के लिए, ठीक है, लेकिन क्या सैन्य गतिविधियों को रख सकता है? भारत नहीं रख सकता है। लेकिन चीन की कोई गारंटी नहीं कि ग्वादर में वो क्या करेगा। तो चाबहार बंदर का उपयोग करें। भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास ठीक है कर सकता है। अब ये आपको लग रहा है कि क्या कर रहा है? कहने का कारण यही है ना, देखिए जब अंग्रेज लोग जब बांट के गया जब भारत को, तो देखिए ऐसे लोग बांट के गया कि भारत मध्य एशिया के क्षेत्रों से ऊपर से जा ही नहीं सकता है। सोचिए दूरी कितना है यहाँ से, मतलब कश्मीर से जितना दिल्ली आने में समय लगता है उतना दूरी में तो आदमी इधर आप मध्य एशिया में पहुँच जाएंगे।
लेकिन फिर भी समस्या है। क्यों? क्योंकि ऊपर पाकिस्तान है, पीओके का क्षेत्र है, समस्या तो है यहाँ पे। तो भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास, अगर ठीक है भारत इसमें कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान इसमें सपोर्ट करता है, तो मध्य एशिया के लिए पाकिस्तान कुछ भूमि मार्ग प्रदान कर सकता है, जिससे कि मध्य एशिया से भारत का अच्छा खासा इन सारे क्षेत्रों से यहाँ पे व्यापार हो सके। देख पा रहे हैं जितना दूरी इधर दिल्ली आने में नहीं लगेगा, वहाँ तो आप मध्य एशिया में चले जाएंगे। तो ये भी एक विकल्प हो सकता है। सारी संभावना को आप लोगों को बता के चलना है। उसके बाद एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर यहाँ पे, जो कि भारत जापान आर्थिक सहयोग हेतु जो समझौता है, इसका भारत अच्छे से लाभ ले। एशिया अफ्रीका ये यही ग्रोथ है। देख पा रहे हैं यहाँ पे हर हाल में कहीं न कहीं ये जो चीन की जो BRI है, इसको ये ठीक है बहुत अधिक हद तक इसको ठीक है चेक एंड बैलेंस कर सकता है। क्वाड के मामले में जो भी यहाँ पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वाड की यही पहल है कि भाई क्वाड को और मजबूत किया जाए। क्वाड भारत को बोलता है कि देखो भाई ठीक है, चिंता नहीं मत करो, तुम इसका प्रयोग करो, ब्लू डॉट नेटवर्क तुम प्रयोग करो। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से ध्यान रखिएगा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे ठीक है बढ़ाने पे बल दिया जा रहा है, चाहे शिपिंग हो, रोड हो, सारे ही चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भाई ये तुम्हारा ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा खासा अपना बढ़त हासिल कर सकते हो। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से यही था पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्लस एनालिसिस। आशा करते हैं कि यहाँ से अब कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग अच्छी स्थिति में हैं अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो की ठीक है लंबाई अधिक थोड़ा सा हो गई है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे शॉर्ट करने का भी प्रयास करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना एनालिसिस ठीक रहेगा क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।